चैनल के नंबर 1 शो साजिश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। साजिश में आज बात इजराइल को लगे एक बहुत बड़े झटके की करते हैं। ईरान के एक बड़े हथियार ने इजराइल के युद्ध में एंट्री मार ली है। नेतन्याहू को इस हथियार के बारे में जब से पता चला है, उनकी नहीं पूरे इजरायली सेना की नींद उड़ गई है। अब डर है कि ईरान ने अगर युद्ध में एंट्री कर ली तो इजराइल खुद को कैसे बचाएगा। इजराइल को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि 358 मौत देना चाहता है ईरान। इजराइल के सामने इतने दुश्मन खड़े हो गए हैं कि उसे 358 मौत देना चाहते हैं। इजराइल ने गाजा पर जितने बम गिराए हैं उसका बदला 358 मौत से लेना चाहते हैं। 358 मौत के क्या मायने हैं? 358 मौत का खौफ कितना ज्यादा है, यह इस वक्त इजराइल के चारों तरफ यमराज बनकर मंडरा रहा है। यहां हिजबुल्लाह भी है, ईरान भी है, हूथी भी है और अब इराक का वो मिलिशिया भी है जिसने अमेरिका का जीना मुश्किल कर दिया है। आखिर 358 मौत है क्या और इजराइल क्यों इससे घबराया हुआ है? क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो ईरान से निकलकर अब हिजबुल्लाह के पास पहुंच गया है। हूथी इसे लगातार फायर कर रहा है। 358 मौत की मिस्ट्री अब खुलकर सामने आ गई है। इसी मिसाइल से या कहें ड्रोन से हिजबुल्लाह ने इजराइल के बहुत बड़े सीक्रेट एजेंट को मार गिराया है। हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह ने कहा था कि वो इजराइल के खिलाफ उनका हर विकल्प तैयार है और इसी का हिस्सा है 358 मौत। ये है जमीन से आसमानी टारगेट्स को खत्म करने वाली 358 मिसाइल और ये बांट रही हैं 358 मौत। हिजबुल्लाह ने इसी मंडराने वाली मिसाइल से इजराइल के बहुत ही खास ड्रोन हरमेस को मार गिराया। हरमेस 450 इजराइल का बहुत ही भरोसेमंद ड्रोन है जिससे एंटी टैंक मिसाइल फायर की जाती है। जब ये ड्रोन लेबनान के आसमान में पहुंचा तो हिजबुल्लाह ने उस पर 358 मौत बांटने वाली मिसाइल फायर की और देखिए क्या नतीजा निकला। ये ईरान का वो हरफन मौला हथियार है जिसे ड्रोन भी कहा जाता है। ये ईरान की मिसाइल भी है जो ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी को मौत बरसाने वाली सबसे नई तकनीक साबित कर रही है। ईरान से निकली 358 मौत इजराइल के खुफिया मिशन को धुआं धुआं कर रही है। ये मिसाइल भी है और ड्रोन भी। ये कैसे अपने टारगेट को खत्म करती है, इसकी तकनीक की बहुत बारीक बातें समझ लीजिए। 358 नाम की ये मिसाइल एक ड्रोन की तरह काम करती है जो फायर करने के बाद आसमान में 8 नंबर के आकार की तरह गश्त लगाती रहती है और जैसे ही टारगेट इसकी जद में आता है ये उससे जाकर टकरा जाती है। 358 मिसाइल में आगे की तरफ लगा इंफ्रारेड सेंसर इसे टारगेट की भनक देता है और फिर यह अपने निशाने की तरफ बढ़ जाती है। ये एक ड्रोन से तेज रफ्तार से चलती है जबकि एक मिसाइल के मुकाबले में इसकी स्पीड कम होती है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसी मिसाइल की बात कर रहा है। इजराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है। हिजबुल्लाह ने जब से इजराइल का ड्रोन मार गिराया है तब से लेबनान के आसमान में चिंगारी की नई शुरुआत हुई है जो इस जंग के दायरे को और बढ़ा सकती है। इस बीच ईरान से एक नई तस्वीर वायरल हो रही है। ये है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की।
जो ईरान के गाजा नाम के ड्रोन को देखने पहुंचे। इस ड्रोन को ईरान का सबसे पावरफुल लीडर क्यों देख रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। ईरान ने गाजा नाम का जो ड्रोन बनाया है, ये 2000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है। ये 35 घंटे तक 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और सबसे खतरनाक बात, ये 13 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ठीक ऐसे ही अपने हथियार ईरान ने रूस को भी दिखाए थे। जब 19 सितंबर को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ईरान का दौरा किया था। यह दौरा बहुत सीक्रेट रखा गया। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें यह साफ हो गया कि सर्गेई शोइगु ईरान की खास मिसाइल देखने तेहरान आए। ईरान ने उनके सामने अपने एक हथियार की डिटेल रखी। इसमें ड्रोन भी थे और बैलिस्टिक मिसाइल भी, ठीक वैसे ही हथियार जो रूस को यूक्रेन में लड़ने के लिए चाहिए। ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी जादे साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या लेना चाहिए, किस हथियार से उनकी जरूरत पूरी हो सकती है। तब शोइगु ने 358 नाम के इस मिसाइल में बहुत दिलचस्पी दिखाई और ईरान के अफसरों ने भी बताया कि इस हथियार से वो यूक्रेन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल को खत्म कर सकते हैं। Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны Соединенных Штатов Америки и Западного Союза. ऐसा हथियार जिसमें पुतिन को भी दिलचस्पी है, वो बहुत बड़ा कहर बरपा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। 358 की रेंज अब ईरान से लेकर यूक्रेन और यूक्रेन से लेकर इजराइल तक हो गई है। यह बात साफ है कि 358 मौत वाकई इजराइल में मौत बांटने के लिए तैयार की गई है। जब से ईरान की मिसाइल का खतरा बढ़ा है, तब से इजराइल की ड्रोन एक्टिविटी कम हो गई है। जाहिर है कि नेतन्याहू अब ये जानते हैं कि अगर हिजबुल्लाह को रोकना है तो सिर्फ ड्रोन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लेबनान के आसमान में 358 वाली मौत मंडरा रही है। इस वक्त पश्चिम एशिया में युद्ध की जो आग लगी हुई है, गाजा पर बमबारी के बीच हमास और इजराइल के बीच जिस तरह की टक्कर हो रही है, उसमें अब नया खतरा इजराइल और लेबनान का बॉर्डर भी है। यहां भड़के शोले अब युद्ध की इस आग को 10 गुना भड़का सकते हैं और अब दुनिया में सिर्फ 4 लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। אנחנו ננצח. אנחנו לא נעצור עד לניצחון. אני עומד בקשר רצוף עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. אנחנו מאוד מעריכים את תמיכתו, את התמיכה של הממשל האמריקני, את התמיכה של העם האמריקני. लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। ईरान ने हिजबुल्लाह और यमन के हूथी विद्रोहियों तक इतने हथियार पहुंचा दिए हैं कि अगर इजराइल ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो हिजबुल्लाह और हूथी दोनों इजराइल पर बम बनकर फट सकते हैं। ये बात नेतन्याहू भी जानते हैं। इस वक्त लेबनान और इजराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह अब ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इजराइल के टैंक तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने निकाली है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही हैं और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास है। दूसरी है BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है।
तीसरी है 85 कॉन्कॉर्ड्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इजरायल के अड्डे उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है हिजबुल्लाह का दावा कि उसका हर हमला इजरायल को मुंहतोड़ जवाब है। شهدنا في الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من التهديدات من نتنياهو، من جالنت، من جانيتس، من آخرين باتجاه لبنان، وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا. طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف، في هذا الأداء. कुल मिलाकर यह बात साफ है कि अब हिजबुल्लाह 358 मौत के साथ इजरायल पर हमला कर रहा है। दक्षिण लेबनान और उत्तरी इजरायल के बीच जो बॉर्डर है वहां तनाव बहुत ज्यादा है। कब कहां बम फटेगा, कहां धमाका होगा, ये या तो हिजबुल्लाह जानता है या फिर इजरायल की सेना। वैसे यहां के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपिसेंटर गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच सकता है। यहां तैनात संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। תקפנו מטרות רבות של חיזבאללה, חיסלנו מחבלים רבים, ואני שב ואומר, אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. इजरायल की सेना ने अपना गोला बारूद तैयार रखा हुआ है। तोपों से जो गोले फायर किए जाएंगे वो पहले से ही रेडी मोड में रखे गए हैं। इजरायल की रिजर्व फोर्स भी आसपास के इलाकों में तैनात है। हालात 2006 के बाद जैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं और अब हिजबुल्लाह के हमलों के बाद सबकी नजर ईरान पर है। गाजा के अस्पतालों से मरीज सफेद झंडे लेकर भाग रहे हैं। अल शिफा अस्पताल के अंदर तीसरे दिन भी इजरायल का कहर जारी और सबसे बड़ी बात, फिलिस्तीन के सभी अखबारों ने एक बहुत चौंकाने वाली खबर छापी है। दावा यह किया गया कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजरायल पर हमला किया था तब इजरायल की सेना ने अपने ही देश के नागरिकों को मार डाला था। लगातार 3 दिनों से गाजा के अल शिफा अस्पताल के अंदर इजरायल डिफेंस फोर्स की कार्रवाई जारी है। और अब जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, अरब मुल्कों और फिलिस्तीन के समर्थकों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। खासकर फिलिस्तीन के अखबार इजरायल डिफेंस फोर्स की ज्यादतियों के बारे में जिस तरह के दावे कर रहे हैं उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल नजर आता है। फिलिस्तीन के अखबार लिख रहे हैं कि अल शिफा अस्पताल के अंदर इजरायल के डिफेंस फोर्स ने घोषणा की है कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर अल शिफा अस्पताल को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। इस पर इजरायल डिफेंस फोर्स ने क्या कहा है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अल शिफा अस्पताल की परिस्थितियों पर बात करेंगे। पिछले 1 महीने से ही फिलिस्तीन के अखबार लिख रहे थे कि अल शिफा अस्पताल में 80,000 लोगों ने शरण ली है, लेकिन इन 80,000 लोगों का क्या हुआ? क्या ये लोग अल शिफा अस्पताल छोड़ के जा चुके हैं या फिर अल शिफा अस्पताल के कैंपस में ही मौजूद हैं? इस बारे में अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हालांकि जो रिपोर्ट्स फिलिस्तीन के अखबारों के द्वारा दी जा रही हैं वो ये है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर अभी भी 500 से ज्यादा मरीज हैं और लगभग 250 के करीब कर्मचारी इस वक्त भी मौजूद हैं, जबकि अल शिफा अस्पताल के अंदर 4,500 कर्मचारी नौकरी करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि अस्पताल लगभग खाली हो चुका है। लेकिन अब फिलिस्तीन के अखबारों में यह खबर छपी है कि जो मरीज अल शिफा अस्पताल के अंदर थे वो सफेद झंडा लेकर अस्पताल से भाग रहे हैं। वो पैदल भागते हुए अस्पताल को छोड़ रहे हैं। फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि इजरायल की आर्मी ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया है।
इसके अलावा जो लोग अस्पताल के बाहर नजर आ रहे हैं उनकी तलाशी कपड़े उतार कर की जा रही है। अल शिफा अस्पताल के एक डॉक्टर ने दावा किया कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरे अस्पताल को खाली करने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ अल शिफा अस्पताल के निदेशक ये दावा कर रहे हैं कि इजराइल अल शिफा अस्पताल के बाहर जिसको देख रहा है मार रहा है, इजराइल नरसंहार कर रहा है। इन सब के अलावा अल शिफा अस्पताल में मरीजों पर जो गुजर रही है वो अलग कहानी बयां कर रही है। अल शिफा अस्पताल में 4 प्री मैच्योर नवजात बच्चों की मौत की खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा आईसीयू में कोई नहीं है। बिजली न होने की वजह से इलाज की सारी संभावनाएं अल शिफा अस्पताल में खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स इन सभी बातों का खंडन कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि अस्पतालों को खाली करने के लिए 1 घंटे के मोहलत देने के दावे गलत है। इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार अपने पक्ष को और मजबूती देने की कोशिश कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक डे केयर सेंटर पर कब्जा कर लिया और यह दावा किया कि उसके डे केयर सेंटर से बहुत सारे हथियार मिले और उनमें से ज्यादा हथियार ईरान के बने हुए, यानी कि अगर देखा जाए तो इजराइल डिफेंस फोर्स ईरान को इस पूरे मामले में घसीटने की जबरदस्त कोशिश कर रही है। बड़ी बात यह भी है कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया है कि इस डे केयर सेंटर से ड्रोन भी मिले हैं और ये ड्रोन भी ईरान के बने हुए हैं। ईरान के ड्रोन ने यूक्रेन के युद्ध में भारी कोहराम मचाया था और यूक्रेन के अंदर जिस तरह से लोगों को घुटनों पर ला दिया था ये पूरी दुनिया को पता है और ऐसे में हमास के पास से ईरान के ड्रोन का मिलना खतरनाक संकेत है। इस बीच इजराइल के एक अखबार ने यह दावा किया कि 7 अक्टूबर को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में जो लोग मारे गए थे उसमें कई लोग इजराइल के लड़ाकू विमानों द्वारा गिराए गए बमों से मारे गए। जैसे ही ये खबर अखबारों में छपी, फिलिस्तीन के तमाम अखबारों ने ये हेडलाइंस लगानी शुरू कर दी कि नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में मारे गए लोगों को इजराइल ने ही मारा है। हालांकि इसका पूरा सच क्या है आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर नोवा फेस्टिवल क्या था और इस नोवा फेस्टिवल में हुए आतंकी हमले ने इजराइल को कितना बड़ा घाव दिया है। दरअसल 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमास ने आतंकवादी हमला किया था, उसी दिन गाजा की सीमा से थोड़ी दूर इजराइल के अंदर मशहूर नोवा फेस्टिवल चल रहा था। यह म्यूजिक फेस्टिवल इजराइल के अंदर हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में हजारों की संख्या में युवा शामिल होते हैं। इस नोवा फेस्टिवल में करीब 4000 लोग शामिल थे और जैसे ही आतंकवादियों ने हमला किया, फेस्टिवल में भगदड़ मच गई और लोग भागने लगे। इस बारे में इजराइल के एक अखबार में बहुत बड़ा और नया दावा किया है। आगे आपको बताएंगे कि यह दावा क्या है, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में कैसे सबसे ज्यादा लोग मारे गए। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले में इजराइल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि इनमें से 360 लोग नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में मारे गए थे। यानी अगर देखा जाए तो आतंकवादी हमले में जितने लोग मारे गए उसके 1/4 लोग यानी 25% लोग सिर्फ नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में ही मार दिए गए। यहां तक कि इसी नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से 50 लोगों को बंधक भी बनाया गया, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी। इस नोवा म्यूजिक फेस्टिवल की कई तस्वीरें भी मौजूद हैं, जैसे इस लड़की का नाम ओटेल बेन है जिसकी उम्र 23 साल की थी और ये नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के आतंकियों का शिकार हो गए। इसी तरह करीन जान ने 24 साल की थी और नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में ही इनकी हत्या कर दी गई। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में डीजे 42 साल के मतान किडो की भी इसी फेस्टिवल में हत्या कर दी गई थी। शीरा आलोन और अमित लाहौक की उम्र करीब 23 साल थी। ये दोनों लड़कियां बचपन की दोस्त थीं और ये नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में आतंकियों के द्वारा मार दी गईं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमास ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले की कोई प्लानिंग की थी या ये महज संयोग था कि हमास के लड़ाकों को नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल के रूप में आसान शिकार मिल गया था। इस पर इजराइल के अखबार ने बहुत बड़ा दावा किया है। इजराइल के अखबार का दावा है कि जब आतंकवादियों ने हमले के पहले दिन 7 अक्टूबर को ड्रोन से सर्विलांसिंग की थी तो उनको जानकारी मिली थी कि बॉर्डर के पास ही नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है और उसी दिन मौके पर ही ये प्लानिंग बनाई गई कि फेस्टिवल पर हमला किया जाएगा और उसके बाद हमास ने अपने प्रशिक्षित पैराग्लाइडर्स हवा से जमीन पर उतारे।
जिनके हाथों में बंदूकें थी और इन्होंने अपने अत्याधुनिक बंदूकों से सीधे जमीन पर फायर करके बड़ी संख्या में नोआ म्यूजिक फेस्टिवल में भाग लेने वाले लोगों को मारा था। इसी अखबार ने यह दावा किया है कि जब नोआ म्यूजिक फेस्टिवल पर हमास के आतंकवादी ने हमला किया, उस दौरान इजरायल डिफेंस फोर्स के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी आसमान में आ गए थे और उन्होंने आतंकवादियों पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन इन हमलों में कई इजरायल के नागरिक भी गलती से मारे गए थे जो कि म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे थे। हमास के आतंकियों ने जो किया है उसका बदला इजरायल ने बहुत क्रूरता से लिया है। गाजा में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की रूह कांप गई है। दुश्मन को किस तरह और कितनी बुरी तरह से कुचला जा सकता है, इसका बेहतर खतरनाक उदाहरण इजरायल ने पेश किया है। अगर तस्वीर देखेंगे तो शायद आंखें फट जाए, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर इजरायल धीरे धीरे अपनी जड़ों को बहुत गहरा कर रहा है और इस खूनी गदर के बीच में सैकड़ों ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो मलबों के अंदर अपने परिवार के सदस्यों की लाशों को तलाश रहे हैं। تحس انه ناقص اشي من حياتك انت عارف الوالد اساس الحياه وهي حاليا قاعد ببحث عنه عشان انا ارتاح نفسيا عشان انا اروح ادفنه بايدي لانه لو ضل موجود هيك انا برتاحش حتى كل ليله بصير احلم فيه بصير معي كابوس। हमास और इजरायल की जंग लगभग 1 महीने से चल रही है और 1 महीने की जंग में रिपोर्ट ये आ रही है कि अब तक 3000 से ज्यादा लोग इमारतों के मलबे के अंदर दफन हैं। ये संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। अभी हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके परिवार के 10 लोगों की मौत इजरायल की एयर स्ट्राइक में हो गई है और परिवार का खुशकिस्मत सदस्य बाकी परिवार के सदस्यों की लाश को मलबे के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा है। استهداف انه كان هناك احياء تحت الانقاض تكون الاولويات للاحياء على الاموات على الشهداء للشهداء، ولكن بعد الانتهاء من عمل استخراج الاحياء والمصابين من الاماكن المستهدفه يتم العمل على منظومه استخراج الشهداء الاقدم। जंग को 1 महीने से ज्यादा हो गए। अगर कोई 1 महीने से मलबे में दबा हो तो उसका जिंदा रहना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन किसी तरह उसका अंतिम संस्कार किया जा सके, इसकी जद्दोजहद के लिए भी गाजा पट्टी में गली गली में सैकड़ों जंगें लड़ी जा रही हैं। डंडे या लोहे की छड़ों से मलबों को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर इन मलबों को हटाने के लिए ना कोई बुलडोजर है और ना कोई क्रेन। गाजा पट्टी को बारूद का रेगिस्तान कहें या मलबे का शहर कहें, गाजा पट्टी दर्द की पट्टी बन चुकी है। بيت خالتي تم استهدافه من قبل الطيران الحربي بدون أي سابق إنذار ودون أي مبرر، وحتى اللحظة لم يتم انتشال سوى 10 شهداء وبقي عدد كبير من أفراد المنزل تحت الأنقاض وتحت بالتحديد في الطابق الأول والطابق الأرضي। दूसरी तरफ हमास जो इस तबाही का साझेदार है और जिसने इस तबाही की रूपरेखा को तैयार करने के लिए 7 अक्टूबर का आतंकवादी हमला किया था, वो बिल्कुल घुटने पर नजर आ रहा है। 240 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। 7 अक्टूबर से अब तक हमास के बंधक बनाए 240 लोगों की रिहाई को लेकर सिर्फ बातें हुई हैं। अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक हमास और इजराइल के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर नई डील होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही नेतन्याहू के गुस्से ने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। इजरायल हमास की बहुत बड़ी डील। बंधकों की रिहाई का खुला रास्ता। सीज फायर के बदले हमास बंधक करेगा रिलीज। डील पर लगेगी नेतन्याहू की मोहर। पांच दिन के लिए इजरायल की बंदूकें होंगी खामोश।
सीज फायर और बंधकों की रिहाई की डील के शोर शराबे के बीच ये बात नोट करने वाली है कि इजरायल अमेरिका की लीक पकड़कर नहीं चल रहा। युद्ध में हथियार भले ही इजरायल अमेरिका से मांगता है, लेकिन जमीन पर इजरायल के सैनिक ही लड़ रहे हैं। जब तक डील पर पूरी तरह मुहर नहीं लग जाए, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डील लगभग कंप्लीट है और उसकी कुछ शर्तें यूं हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 6 पन्नों में इजरायल हमास की डील की डिटेल दर्ज है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बंधकों की रिहाई के बदले इजरायल 5 दिनों तक सीज फायर जारी रखेगा। शुरू में हमास 50 बंधकों को रिलीज करेगा, उसके बाद हर 24 घंटे पर 50 बंधक छोड़े जाएंगे। यह अस्थायी समझौता होगा, जिसे भविष्य में बढ़ाया भी जा सकता है। हमास इस हिसाब से कितने बंधकों को कब तक रिलीज करेगा, इसकी कोई डिटेल नहीं है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने नहीं आ रही है कि इस डील के लिए कोई तारीख निर्धारित की गई है, तो वो कौन सी तारीख है। वॉशिंगटन पोस्ट ही नहीं, पश्चिम मीडिया के कई माध्यमों में इस डील की जोर शोर से चर्चा है और इसके साथ ही ये भी छपा है कि जो बाइडेन ने आखिरकार इजरायल में बंधक बनाए 240 बंधकों की रिहाई का रास्ता खोल दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने हमास इजरायल डील की लोकेशन भी बताई। अमेरिका, इजरायल, हमास के बीच कतर की मध्यस्थता में दोहा में डील फाइनल हुई है। ये डील अपने मुकाम तक पहुंचेगी, ये बता पाना मुश्किल है। इसकी तस्दीक इजरायल के गाजा पर तेज होते हमले कर रहे हैं। बंधकों के परिवार के लोग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेतन्याहू के ऑफिस के बाहर 20,000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द बंधकों को वापस लाने की मांग की, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों को रिहा करने के बदले युद्ध विराम के किसी भी समझौते से साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा, अभी किसी भी समझौते पर कोई सहमति नहीं हुई है और इस संबंध में बहुत सारी गलत रिपोर्ट्स प्रकाशित की जा रही हैं। हम गाजा पट्टी से सभी बंधकों को सुरक्षित घर वापस लाना चाहते हैं और हम यथासंभव उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच युद्ध विराम पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद जो बाइडेन प्रशासन ने किसी भी संभावित डील से इनकार किया है। जो बाइडेन नेतन्याहू के हर उस कदम के साथ हैं जिसका मकसद है हमास के आखिरी आतंकी के जिंदा रहने तक इजरायल की तोपों का मुंह गाजा में खुला रहेगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा, हम अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम समझौते पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इजरायल और हमास के बीच सीज फायर की खबरें सामने आई हैं। दरअसल आने वाले दिनों में ऐसा संभव भी हो सकता है कि इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम पर कोई डील हो जाए। हालांकि नेतन्याहू ने भी यहां तक कहा है कि आने वाले दिनों में बंधकों की रिहाई को लेकर कुछ हो सकता है, लेकिन हमास चाहता है कि तमाम फिलिस्तीन कैदियों को इजरायल रिहा करे, जिसके लिए नेतन्याहू तैयार नहीं। ईरान के विदेश मंत्री के नेतृत्व में हमास के लीडर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे थे। वहां से भी हमास ने ईरान के जरिए कहलवाया कि वो डील के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कि इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए। इजरायल ने इसका जवाब गाजा में गोली चलाकर दिया, लेकिन अब मामला पहले से पलटा दिख रहा है। कहा जा रहा है कि लोगों के दबाव में नेतन्याहू का युद्ध कैबिनेट बंधकों में से महिलाओं और बच्चों की रिहाई के लिए कतर में मध्यस्थता वाले समझौते पर विचार कर रही है। बदले में इजरायल गाजा में कई दिनों के संघर्ष विराम पर सहमत होगा और हजारों फिलिस्तीनी कैदियों में से कई दर्जन को रिहा कर देगा। मतलब बंधकों की रिहाई को लेकर कोई भी दो टूक बात अब तक सामने नहीं आई है। हमास इजरायल में डील हुई। हमास इजरायल के बीच डील नहीं हुई। हमास बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। इजरायल सीज फायर के लिए तैयार है। इजरायल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा।
इन सारे सवालों का 100% सही जवाब किसी के पास नहीं है। बंधकों को लेकर तमाम तरह की खबरों के बीच सच ये भी है कि अब भी 240 लोगों की जिंदगी हमास के लड़ाकों की बंदूक के ट्रिगर पर टिकी है। 240 लोग 7 अक्टूबर की एक मनहूस सुबह हमास ने उठा लिए, इन्हें गाजा ले गए और इजरायल को अब तक खबर नहीं कि इन लोगों को हमास ने गाजा की किस गली में छिपा कर रखा है, इनके साथ क्या सलूक हो रहा होगा। 23 साल की शानी लूक के मृत शरीर को तो गाजा की सड़कों पर हमास ने निर्वस्त्र घुमाया था, लेकिन उम्मीद की एक किरण बनकर बुजुर्ग महिला भी सामने आई, जिन्होंने बताया कि हमास ने बंधकों के साथ बहुत बुरा कुछ भी नहीं किया है। इन उदाहरणों की डिटेल आगे दिखाएंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट हमास के खिलाफ अपनी रणनीति का ऐलान कर चुके हैं, जिसके मुताबिक बंधकों को रिहा करने का एकमात्र तरीका आतंकवादी समूह पर अधिक सैन्य दबाव डालना है। रक्षा मंत्री गैलेंट का बयान उन मीडिया रिपोर्ट के बाद आई जिनमें दावा किया गया था कि कैदियों की अदला बदली की योजना है और हमास इजरायली जेलों में बंद कई फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों के स्थान पर 50 बंधकों की रिहाई के लिए सहमत हो गया है। इजराइल इस वक्त गाजा में गोलीबारी बंद नहीं करना चाहता क्योंकि आईडीएफ के कई ऑपरेशन अंतिम चरण में है। खासकर अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का वो कमांड सेंटर ख़त्म करना चाहता है, लेकिन हमास इस युद्ध में कुछ मोहलत चाहता है। खुद को संगठित करने के लिए हमास सोची समझी सीज़फायर वाली चाल चल रहा है, जिसके लिए वो कुछ बंधकों को रिहा भी कर सकता है। इजराइल हमास की इस रणनीति को समझता है और इसीलिए वो हमास की रिहाई की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि दुनिया भर में अपने खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जानी जाने वाली मोसाद अब तक बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी सफल ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकी है। ऐसे में इजरायल की मोसाद पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी हैं कि क्या इजरायली सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के दिमाग में कोई बड़ा प्लान काम कर रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से हमास ने 4 नागरिक बंधकों को रिहा कर दिया है, जबकि एक महिला सैनिक को इजरायली बलों ने बचाया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बंधकों में से लगभग 30 बच्चे हैं। सबकी रिहाई सुरक्षित कराना इजरायल की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तक मानवीय आधार पर सीज फायर करने की इजरायल से डील करने की कोशिश कर रहे हमास ने बंधकों की रिहाई की कई देशों की अपील ठुकरा दी है। जिन 240 लोगों को 7 अक्टूबर की सुबह इजरायल से हमास ने अगवा किया, उनमें कई विदेशी नागरिक भी हैं, जिनका इजरायल हमास की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इन बंधकों में थाईलैंड के 14 लोग, जर्मनी के 8 लोग शामिल हैं, अर्जेंटीना के 16 लोगों को और 9 ब्रिटिश लोगों को बंधक बनाया गया है। हमास जानबूझकर लोगों को गाजा उठा ले गया। इसी हालात में फायदा उठाने के लिए जब युद्ध उसकी गर्दन पर उतरने लगे, तो बंधकों की रिहाई के बदले इजरायल से अपने शर्तों पर डील कर सके, लेकिन इजरायल है, झुकेगा नहीं। उदाहरण देखिए और बिल्कुल क्लियर हो जाइए। 27 जून 1976 इजरायल की राजधानी तेल अवीव से एक विमान ने ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट में 246 यात्री और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस विमान को फिलिस्तीनी आतंकी अगवा कर युगांडा ले गए। इजरायल की खुफिया एजेंसी और कमांडोज ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम दिया। अपहरण के 7 दिन के भीतर 4 जुलाई को 4000 किलोमीटर दूर युगांडा जाकर इजरायली कमांडोज ने न सिर्फ आतंकियों का सफाया किया, बल्कि अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर लिया है। इस ऑपरेशन में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे। इस ऑपरेशन में उनके भाई योनाथन नेतन्याहू की जान चली गई थी। करीब 47 साल बाद इजरायल फिर से अपने बंधक संकट का सामना कर रहा है।
तारीख पर तारीख निकलती जा रही है, लेकिन 240 लोगों की जान तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक अटकी है। इजराइल भले ही हमास को तबाह और बर्बाद करने का दावा करे, लेकिन हकीकत में इजराइल गाजा युद्ध में बुरी तरह से फंसता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट से दावा करती है कि लेबनान के हिजबुल्ला ने ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग शुरू कर दी है। मर गया हमास, अब लड़ रहा है हिजबुल्ला। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक 45,000 हमास के लड़ाकों में से लगभग 10,000 लड़ाके इजरायली सेना के हाथों मारे जा चुके हैं। 1300 सुरंगों में से 700 सुरंगें तबाह करने का दावा इजरायली सेना कर रही है। उत्तरी गाजा की 40,000 इमारतें तबाह करने का दावा IDF कर रही है। ऐसे हालात में अब हमास के बचे खुचे कमांडर और लड़ाके दावे कर रहे हैं कि भले ही जंग के मैदान में गाजा पट्टी और हमास को भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन अब गाजा में हमास का बदला हिजबुल्ला के लड़ाकों ने लेना शुरू कर दिया है। जरा देखिए हिजबुल्ला के लड़ाके कितने बेरहम और घातक हमले इजरायली सेना पर कर रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग में अब लेबनान सीमा से हिजबुल्ला भी इजरायल पर अटैक जोरदार तरीके से करने लगा है। हिजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ रहा है। इजरायल की सेना IDF यानी इजरायल डिफेंस फोर्स 2 मोर्चों पर लड़ रही है, एक गाजा पट्टी और दूसरा लेबनान बॉर्डर पर आतंकी संगठन हिजबुल्ला से। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायल ने 70 से ज्यादा हिजबुल्ला लड़ाकों को मार डाला है, लेकिन हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की सीधी धमकी के बाद हिजबुल्ला ने सैकड़ों रॉकेट से इजरायल पर भीषण हमला कर दिया है। बमों की बिछा दी चटाई, बेरूत ने लिया गाजा का बदला। लेबनान की तरफ से इजरायल के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला हिजबुल्ला ने किया है। खबरों के मुताबिक दक्षिण में हमास के साथ युद्ध के बीच लेबनान द्वारा भारी बमबारी से उत्तरी इजरायल को झटका लगा है। इजरायल की IDF ने खुद माना है कि कुछ ही मिनटों के अंदर ही लेबनान की तरफ से एक के बाद एक 25 रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्ला के रॉकेट सासा और शटुला की बस्तियों के पास गिरे हैं। लेबनान की ओर से उत्तरी इजरायल पर हमले को बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि IDF ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर भयंकर गोलाबारी की है। इसके पहले हिजबुल्ला ने दावा किया था कि उसने लेबनान के ऊपर उड़ रहे इजरायली एल्बिट हर्मेस 450 ड्रोन पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी है। به جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه هشدار می‌دهم که تا دیر نشده جنایات جنگی رژیم کودککش جعلی मर गया हमास, अब लड़ रहा है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इजरायल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। इसका अपना सशस्त्र विंग है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख मिसाइल होने का दावा किया जाता है। हिजबुल्ला लेबनान की सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। हिजबुल्ला हमास से ज्यादा संगठित और ताकतवर है। हिजबुल्ला के पास इजरायल से लड़ने का खूब तजुर्बा भी है। उसके पास सबसे घातक आत्मघाती दस्ते हैं। गोरिल्ला युद्ध में इसके लड़ाके माहिर बताए जाते हैं। इजरायल के एक ड्रोन ने 18 नवंबर को तड़के दक्षिणी लेबनान के शहर नबातिये के बाहरी इलाके में एक एल्यूमिनियम संयंत्र पर 2 मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया था, जिससे हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ था। इजरायल के इस हमले को लेबनान समर्थित ग्रुप हिजबुल्ला को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हम आपको बता दें, बीते 1 महीने से जारी हमास इजरायल जंग में लेबनान इजरायल के खिलाफ इस्लामिक देशों ने एकजुट होने की कोशिश की है,
लेकिन इजरायली दांव पेंचों के सामने अरब और मुस्लिम मुल्कों की सारी रणनीति ध्वस्त हो गई। והיא נעשית בצורה מדויקת, סלקטיבית, אבל מאוד מאוד נחושה. ככל שנעמיק את הפעולה הזאת, וככל שנגביר את הלחץ על החמאס ונשחוק עוד מפקדות, נפגע בעוד מנהרות, נחסל עוד פעילים ונוריד עוד ראשי ארגונים, ככל שהדבר הזה יגבר, כך גדל הסיכוי. इधर उत्तरी गाजा में भयानक तबाही और बर्बादी मचाने के बाद से इजरायली सेना ने कोहराम मचाना फिर शुरू कर दिया है। इस बार दक्षिणी गाजा को इजरायली सेना तमाम वादों को तोड़ते हुए हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। लगभग 18,000 हमले इजरायली सेना वेस्ट बैंक, उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में किए हैं। उत्तरी गाजा से भागकर दक्षिणी गाजा पहुंचे फिलिस्तीनियों पर दोहरी मार पड़ रही है। ताजा खबर के मुताबिक इजरायल ने एक बार फिर से जबालिया कैंप पर भीषण हवाई हमला किया है। इस हमले में 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। जबालिया के इस रिफ्यूजी कैंप में संयुक्त राष्ट्र का एक स्कूल भी है, जिसे शेल्टर होम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गाजा का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। पिछले महीने भी इस रिफ्यूजी कैंप पर एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जबालिया में हमास ने दिखाया सफेद झंडा। وين كنت لما صار القصف يا عمي؟ وقت وين؟ إلا صارت 3 دبات وقت شوفها صارت الخط وشفت فيها حبيت حية والله كنت حبيت حية. حرام يا عم، قول لهم حرام، وين بدنا نروح، وين بدنا نيجي؟ قول لهم حرام، صار المكان هين صار. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 नवंबर की सुबह जबालिया रिफ्यूजी कैंप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक हुई। इस हमले में 50 लोग मारे गए। वहीं एक दूसरी बिल्डिंग पर भी हमला हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 32 लोग मारे गए। इनमें 19 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बारह 12,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि उत्तरी गाजा में बचे फिलिस्तीनियों के भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। जबकि हमास के लड़ाके सफेद झंडा दिखाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि तबाह गाजा में मर रहे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा है। प्याज खाकर फिलिस्तीनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा के गोदाम में रखा हुआ सैकड़ों टन प्याज इस वक्त उत्तरी गाजा में लोगों को भूख से बचाने में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्याज खाकर फिलिस्तीनी कब तक अपनी जान बचा पाएंगे? मर गया हमास, अब लड़ रहा है हिजबुल्लाह। इधर ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी इस बात से खौफ में आ चुके हैं कि हमास को इजरायल दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडरों की टारगेट किलिंग इजरायल कर रहा है और मुस्लिम मुल्क सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जमीन पर एक भी मुस्लिम मुल्क इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग करने को अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया कतर में बैठकर सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन खुद गाजा के आसपास भी फटक नहीं रहा है।
इधर इजरायल के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इजरायली सैनिकों के बीच दावा कर रहे हैं कि हम हमास और उसके समर्थन करने वाले हर लड़ाके को चुन चुन कर मार रहे हैं और मारते रहेंगे। इजरायली सेना ने नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जिहाद मोहसिन और उसके पूरे परिवार का सफाया इजरायल ने हवाई हमले में कर दिया। ईरान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और तुर्की के दम पर हमास भले ही इतरा रहा हो, लेकिन इजरायल ने दिखा दिया है कि चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्लाह, ईरान चुन चुन कर एक एक दुश्मन को तबाह कर देगा। जरा इजरायल की आईडीएफ के हवाई हमलों के इस वीडियो को देखिए। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हवाई हमलों में फिलिस्तीन और हमास के लोगों की इमारतें तरबूज की तरफ फट रही हैं। इजरायल के तूफानी हवाई हमलों में बमों के धमाके ऐसे इमारतों को उड़ा रहे हैं कि जैसे तूफान में पेड़ उखड़ पड़े। जबालिया में हमास ने दिखाया सफेद झंडा। हमास और हिजबुल्लाह की तबाही के इन तस्वीरों ने अरब देशों में भयंकर गुस्सा भर दिया है। इस वक्त 22 अरब मुल्क इजरायल के खून के प्यासे हो चुके हैं। इजरायल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच मची खूनी जंग हर दिन और खूनी होती जा रही है। अब तक जंग में दोनों तरफ से 12,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उधर गाजा पट्टी में हुई बमबारी में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ ने गाजा पट्टी में 16,000 से ज्यादा हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों का मकसद एक है, दोनों इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में नरसंहार करने के लिए 5,000 स्पेशल लड़ाकों को तैयार किया है, जो पलक झपकते ही इजरायली लोगों को मार सकते हैं। इसीलिए लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना ने 2 किलोमीटर के इलाके में मौजूद गांवों से इजरायली लोगों को हटा दिया है। उम्मत इस्लामी व मर्दुम दुनिया इंतजार दौरान هرچه سریعتر از بین رفتن محاصره و رفع محاصره مرد इजरायल भी जानता है कि हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ 57 मुस्लिम देशों से भी उसे जंग करनी पड़ सकती है। इसीलिए बाइडन ने नेतन्याहू का सीना ठोकते हुए इशारा किया है कि आईसिस से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हमास के सफाए में अमेरिका इजरायल का साथ देगा। अब गाजा जंग अरब युद्ध बनाम यूरोप युद्ध हो चुका है। हमास के साथ ईरान और हिजबुल्लाह जबरदस्त तरीके से दे रहे हैं। इजरायल भी जानता है कि ईरान के 5.75 लाख सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है, जबकि हिजबुल्लाह के 65,000 लड़ाके इजरायल को तबाह करने पर आमादा है। इजरायल के पास सिर्फ 1.73 लाख सैनिक हैं। इजरायल की 4.65 लाख की रिजर्व फोर्स को जोड़कर भी इजरायल ईरान के आसपास नहीं टिकता है। अब देखना होगा इजरायल हमास और हिजबुल्लाह से कैसे निपटता है। इजरायल में ईरान को लेकर अब एक नया अलर्ट आया। नेतन्याहू को बाइडेन ने बताया कि जब वो गाजा में बमबारी कर रहे थे, तब ईरान ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया जो एक बार में पूरे इजरायल को मिटा सकता है। ईरान को लेकर इस रिपोर्ट में ऐसे खतरे के बारे में पता चला जिसके बारे में रूस को भी मालूम नहीं था।
ईरान का बम फटेगा तो इजराइल ऐसे काउंटर करेगा। इजराइल को यकीन हो गया है कि ईरान ने एटम बम बना लिया है। अब उसके पास खुद को बचाने के लिए यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये है इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये हमेशा तभी एक्टिव होता है जब इजराइल पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला होता है। एरो सिस्टम ने इजराइल को यमन से फायर की गई बैलिस्टिक मिसाइल से बचाया, लेकिन क्या यह सिस्टम अब ईरान के एटम बम से बचा पाएगा? क्योंकि ईरान को लेकर खबर बहुत खतरनाक है और इसका सबसे बड़ा खतरा इजराइल को सता रहा है। पूरे इजराइल में परमाणु बम का सायरन बजने लगा है, चाहे वो राजधानी तेल अवीव हो या फिर हाइफा या फिर कोई और इजरायली शहर। इस वक्त हमास के रॉकेट से ज्यादा खौफ ईरान की मिसाइल का है। क्योंकि अब उसमें परमाणु बम भी फिट हो सकता है। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान के पास अब इजराइल तक पहुंचने वाली मिसाइल भी है और उसमें लगाने के लिए एटम बम। ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट ने इजराइल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा दिया है। IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ईरान इससे 3 एटम बम बना सकता है। ईरान का यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक पहुंच गया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक संवर्धन करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 60% तक संवर्धन कर लिया है। हालांकि 90% तक संवर्धन करने और बम बनाने में उसे कई महीने लग सकते हैं, यानी ईरान अब परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। ऐसे दावे इजराइल और अमेरिका लगातार करते रहे हैं। इजराइल ने हमेशा कहा है कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। अमेरिका भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल की हां में हां मिलाता आया है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया बहुत बड़े युद्ध के बीच सुलग रहा है। ईरान से लेकर इजराइल और तुर्की से लेकर सऊदी अरब, गाजा पट्टी में हो रही बमबारी ने पूरे अरब वर्ल्ड को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। अब परमाणु बम को लेकर ईरान वाले खतरे ने इजराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर ले आया है। इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर टूट सकता है, क्योंकि ईरान कह चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ईरान अब हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर चुका है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल आयरन डोम से नहीं गिरा सकता और ईरान का दावा है कि इजराइल हो या फिर अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी मिसाइल के खिलाफ कोई दीवार काम नहीं करेगी। इस वक्त ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो खबरें हैं, उसे लेकर सबसे सीक्रेट परमाणु अड्डे पर सबकी नजरें हैं। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट है। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोर्डो। यहाँ है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट, जहाँ ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता के यूरेनियम संवर्धन करता है। ज्यादा बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हो चुकी हैं। ये नातांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोर्डो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीर 2009 में सामने आई थी। यहाँ भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यहीं यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। ईरान के पास अभी एटम बम नहीं है, ये बात तो पुख्ता तौर पर अमेरिका भी मानता है, लेकिन इजराइल के पास एटम बम है, इससे कोई इनकार नहीं करता। दावे के मुताबिक
आज की तारीख में इजरायल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजरायल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं, जो पूरे पश्चिम एशिया को पिघली हुई रेत में तब्दील कर सकते हैं। गाजा में बमबारी के दौरान इजरायल के मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इजरायल जिस बम को छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। और अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ये दुश्मनी और खतरनाक हो जाती है। Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. इजरायल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। Any threat to use nuclear weapons is inadmissible. This further illustrates the urgency and imperative to achieve the objective of a Middle East zone free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction.